छात्रों, जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था कि नेचुरल स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पुनर्जागरण काल। आज इस पर मैं चर्चा करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह जब भी पूछा जाएगा आप इसे अक्षरशः लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पुनर्जागरण काल। इस काल में ज्ञान के सभी क्षेत्रों में नए विचारों का जन्म हुआ। नए नए वैज्ञानिक खोजों ने पूर्व में स्थापित मूल्यों को ध्वस्त कर दिया। तर्क युग की पुकार बन गई। फलतः नए नए विचारों एवं विचारकों का जन्म हुआ। जहां एक ओर उपनिवेशवाद ने जोर पकड़ा, वहीं दूसरी ओर आर्थिक एवं वाणिज्यिक विकास भी हुआ, जिसने चर्च के प्रभुत्व को उठा फेंका। राज्य की संप्रभुता का समर्थन करने वाले नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत का मुख्य आधार यह था कि समाज एक सामाजिक संविदा का परिणाम है। इस प्रकार इसके निम्नलिखित प्रमुख लक्षण थे। पहला लक्षण था कि इसने विधि और धर्मशास्त्र को पृथक कर दिया, अलग कर दिया। दूसरा, मानव विवेक या युक्ति के माध्यम से विश्वव्यापी सिद्धांतों की खोज प्रारंभ हुई। तीसरा, मानव प्रकृति के बारे में हेतुवादी दृष्टिकोण की जगह अनुभव परक विचार अब अपनाया जाने लगा। क्या है सामाजिक संविदा? सामाजिक संविदा की संकल्पना 14वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। इसका वर्णन अफलातून ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में किया है। इस विचारधारा के अनुसार आदिकाल में मानव जब अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, तब न तो उसकी कोई विधि थी और न ही उसकी कोई सरकार थी। इस स्थिति में मानव का जीवन बहुत कष्टों से भरा था, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि इस अवस्था में मानव सुखी था, परंतु वह अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता था। फलतः संपत्ति की संरक्षा हेतु मनुष्यों ने एक करार किया, जिसे एका समझौता कहा जाता है, जिससे समाज अस्तित्व में आया। वे एक दूसरे का आदर करने एवं शांति से रहने का वचन दिया। दूसरा करार, जिसे अधीनता का समझौता कहा जाता है, इसके द्वारा लोगों ने एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समुदाय को उसके आज्ञा का पालन करने का वचन दिया तथा उसको अपनी सभी या भागतः स्वतंत्रता या अधिकार उसे समर्पित कर दिया तथा उसने प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन एवं संपत्ति को सुरक्षित रखने की गारंटी प्रदान किया। इस प्रकार लोगों द्वारा किए गए इस समझौते को ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहा जाता है। इसे गौरवशाली प्राकृतिक विधि विचार धारा भी कहा जाता है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख विचारकों में ग्रोसियस, लुफेंडार्फ, थॉमस हॉब्स, स्पिनोजा, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इमैनुअल कांट, जॉन लॉक आदि प्रमुख हैं। जिनमें प्रमुख विचारकों की बात, उनके विचार हम आगे प्रस्तुत करेंगे। ह्यूगो ग्रोसियस एक महान डच विचारक थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति डी जूरे बेली एक्वेसिस है। ग्रोसियस ने अपना सिद्धांत संविदा पर खड़ा किया है। उनके अनुसार मानव अपनी बुद्धिमानी के अनुसार समान लोगों के साथ संगठित होकर शांति से रहना चाहता है। संप्रभु उनका प्रतिनिधि होता है जो प्राकृतिक विधि द्वारा आबद्ध होता है, परंतु यदि शासक प्राकृतिक विधि का उल्लंघन भी करे तो उसके आदेश का पालन किया जाना चाहिए। ग्रोसियस के अनुसार शासक चाहे कितना भी दुष्ट क्यों न हो, प्रजा का यह कर्तव्य है कि उसकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि उन्हें करार को तोड़ देने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु ग्रोसियस के विचार कुछ असंगतिपूर्ण प्रतीत होते हैं। एक ओर तो वह कहता है कि शासक प्राकृतिक विधि द्वारा बाध्य होता है, वहीं दूसरी ओर वह शासक द्वारा दिए गए उन आदेशों के पालन करने के लिए भी कहता है जो प्राकृतिक विधि के विरुद्ध है। अब हम थॉमस हॉब्स की बात करेंगे। थॉमस हॉब्स भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत पर अपना विचार देते हुए कहते हैं, उनके अनुसार मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी,
दुष्ट और आक्रामक था। सरकार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के लिए भेड़िया के समान था और घृणा, भय और अविश्वास के वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ संघर्षरत था, एक दूसरे के साथ लड़ाई होता रहता था। इस समय नैतिक एवं विधिक बाध्यताओं के अभाव के कारण मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य पूर्णतः सही नहीं था। इसके पश्चात मानव के भीतर मृत्यु का भय एवं शांति स्थापित करने की इच्छा ने लोगों को एकजुट किया, क्योंकि प्रकृति के आदेशों को प्राकृतिक अवस्था में पूरा नहीं किया जा सकता। फलतः वे आपस में समझौता कर एक व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ के पक्ष में अपनी सभी शक्तियों का हस्तांतरण कर दिए। उनके अनुसार बना संप्रभु ईश्वर का रूप लेविथान बनता है तथा उसके द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य मानवों के हित में होता है। हाब्स संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसका मानना है कि कोई विधि अनुचित नहीं हो सकती, क्योंकि विधि संप्रभु का समादेश है। यही कारण है कि हाब्स को विश्लेषणात्मक विधि शास्त्रियों का पूर्वगामी भी माना जाता है। हाब्स के विचारों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि संप्रभु द्वारा बनाई गई सभी विधियां नागरिकों के हित में ही हो। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव खुशहाल जीवन जी रहा था। हाब्स के लिए प्राकृतिक विधि मात्र नैतिक दिशा निर्देश है जो अनुचित प्रतीत होता है। अगर स्पिनोजा की बात करें तो स्पिनोजा हाब्स एवं स्पिनोजा के विचारों में काफ़ी समानताएं हैं, लेकिन हाब्स के विरुद्ध उनका मानना है कि राज्य का सर्वोच्च ध्येय नागरिकों की स्वतंत्रता है। एक अच्छी सरकार वही है जो नागरिकों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करे तथा हो रहे अधिकारों के दमन को रोके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्पिनोजा का संप्रभु प्राकृतिक विधि द्वारा नियंत्रित है। अब जॉन लॉक की बात की जाएगी और जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र एवं समता की स्थिति में था। वे किसी जीवन स्वास्थ्य स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते थे, परंतु यदि ऐसा किसी से हो जाने पर वे स्वयं को दंडित भी करते थे। परंतु इस समय दो कमियां थी। पहली कमी थी कि व्यक्ति स्वयं अपने मामले का न्यायाधीश था, जिससे उसका झुकाव अपनी ओर बना रहता था। दूसरी कमी थी जीवन स्वतंत्रता एवं संपत्ति का उपभोग अनिश्चित था, जिससे दूसरे के हस्तक्षेप का भय बना रहता था, जिसके कारण सभी लोगों ने एक समझौता करके एक राजनीतिक संस्था कायम करने का फैसला किया। परंतु इस समझौते में लोगों ने हाब्स के विचारधारा के अनुसार अपने समस्त अधिकार संप्रभु को नहीं समर्पित किए, बल्कि वे जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति के प्राकृतिक अधिकार को अपने पास बनाए रखे। जॉन लॉक का मानना है कि प्राकृतिक विधि सर्वोच्च विधि है एवं शाश्वत विधि है, जो सभी के समानता पर आधारित है। जनता ने राज्य को केवल प्राकृतिक विधि को लागू करने का अधिकार दिया है, अतः न तो वह इसे कम कर सकता है और न ही इसे समाप्त कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो जनता स्वर्ग को अपील ऑफ हेवन कर सकती है तथा विरोध एवं क्रांति के द्वारा फिर से प्राकृतिक विधि को स्थापित किया जा सकता है। जॉन लॉक के विचारों की आलोचना करते हुए विद्वानों ने कहा है कि राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य केवल स्वतंत्रता, जीवन एवं संपत्ति को संरक्षित करना ही न होकर अन्य महत्वपूर्ण विषयों से भी संबंधित होता है। और इसके जो विचारक हैं रूसो, उनका विचार था, जो रूसो थे वो जिनेवा के निवासी थे और प्राकृतिक अधिकारों के पोषक थे। उन्होंने व्यक्ति की संपूर्ण स्वतंत्रता एवं संरक्षण के स्थान पर संप्रभु एवं सामूहिक सामान्य इच्छा दोनों को महत्व प्रदान किया है। रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा ऐतिहासिक तथ्य न होकर एक कोरी कल्पना है। उनका मानना है कि जो हाब्स और लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव अच्छा था या प्राकृतिक अवस्था में मानव बहुत खूंखार था, रूसो कहते हैं एक कोरी कल्पना मात्र है। उनके अनुसार मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में सुखी, स्वतंत्र एवं खुशहाल था।
फिर भी उसने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौता किया, जिसके द्वारा लोगों ने अपने अधिकारों का अंतरण किसी एकमात्र व्यक्ति संप्रभु को न कर एक समुदाय को किया। इसे ही रूसो ने सामान्य इच्छा या जनरल विल का नाम दिया। अब सामान्य इच्छा क्या है इसे भी जानना होगा। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा का पालन करना सभी का कर्तव्य है, क्योंकि वह ऐसा करके अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही इच्छाओं का पालन करता है। राज्य द्वारा बनाई गई विधियां भी सामान्य इच्छा के अधीन होती हैं। यदि राज्य विधियां सामान्य इच्छा का उल्लंघन करती हैं तो उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार रूसो समुदाय पर विशेष बल देता है, न कि लॉक की तरह व्यक्ति पर अधिक बल देता है। आलोचकों के अनुसार यह जरूरी नहीं है कि हर समय सामान्य इच्छा द्वारा उचित निर्णय ही लिया जाए। उसके विचारों में बहुमत के तानाशाह होने का भय बना रहता है। इस प्रकार भले ही रूसो के सिद्धांत असंगतियों से भरा पड़ा है, फिर भी उसने फ्रांस एवं अमेरिका के क्रांति को प्रेरणा प्रदान किया था। अब आधुनिक सिद्धांत, चौथा नंबर आधुनिक सिद्धांत है। तो प्राकृतिक विधि की आलोचना का प्रारंभ जो 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गया। समझौतावादी विचारकों ने सामाजिक समझौते का उपयोग राज्य की संप्रभुता एवं राज्य विधि के उल्लंघन के लिए जो किया, जिसके कारण 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि मृतप्राय रही, यानी समाप्ति की ओर रही। लेकिन फिर से 20वीं शताब्दी में एक नवीन विचारधारा का संचार हुआ, जिससे कि फिर से प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन हुआ। 19वीं शताब्दी की समाप्ति के आसपास प्राकृतिक विधि का पुनर्जीवन हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। वैज्ञानिकों ने जब स्वयं को स्वीकार किया कि उनका आधार भी कुछ अनुमानों पर ही आधारित है, तो फिर से वो प्राकृतिक विधि की ओर मुड़े। यह धीरे धीरे अनुभव किया जाने लगा कि अमूर्त चिंतन पूर्णतः निरर्थक नहीं है, यानी जो अमूर्त ईश्वर की बात की जाती है वो भी सार्थक है, वो निरर्थक नहीं है। विश्व युद्धों की विभीषिकाओं से उत्पन्न असुरक्षा की भावना ने नए नैतिक व्यवस्था की खोज आवश्यक बना दिया, जिसके कारण लोग प्राकृतिक विधि की ओर मुड़े। शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वैचारिक नियंत्रण को बढ़ावा देना जरूरी हो गया, जिससे कि लोग प्राकृतिक विधि की ओर मुड़े। फिर से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों की घोषणा प्राकृतिक विधि के पुनर्जागरण में बहुत सहायक हुई। और अगर इस समय की बात करें तो कोरोना का जो विभीषिका आया था पूरे विश्व पे, इससे भी लोग धीरे धीरे ईश्वर को मानने लगे हैं और प्राकृतिक विधि की ओर मुड़े हैं, पेड़ पौधे लगाने की बात करने लगे हैं। 20वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के प्रति नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया। इस समय प्राकृतिक विधि सापेक्ष, अमूर्त या अपरिवर्तन नहीं रह गया था, बल्कि विधि के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया। यही कारण है कि इस समय प्राकृतिक विधि को परिवर्तनीय अंतर वस्तु वाली प्राकृतिक विधि, यानी नेचुरल लॉ विथ अ वेरिएबल कंटेंट कहा जाता है। जिन विधि शास्त्रियों ने वर्तमान शताब्दी में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, उसमें स्टेमलर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। स्टेमलर प्रसिद्ध जर्मन विधि शास्त्री था। रुडोल्फ स्टेमलर का दार्शनिक विचार जो है वो इमैनुअल कांट के विचारों से लिया गया और स्टेमलर इमैनुअल कांट का प्रमुख शिष्य था। वे कांट के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। स्टेमलर का कहना है कि सभी विध्यात्मक विधियां न्याय की प्राप्ति के लिए एक प्रयास हैं। उनके विचार उनकी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में पाया जाता है। स्टेमलर के अनुसार विधि का उद्देश्य मनुष्य में सामंजस्य स्थापित करना होता है। स्टेमलर कांट से इस मामले में अलग हो जाते हैं कि वे विधि के विचार को या विधि के अध्ययन को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है विधि की संकल्पना और दूसरा है विधि का विचार। विधि की संकल्पना विधि सामूहिक इच्छा है जो कि सामाजिक जीवन पर आधारित होता है तथा जिसके द्वारा सामाजिक सहयोग स्थापित किया जाता है। इस प्रकार सामूहिक इच्छा
स्वेच्छाचारी एवं संप्रभु होती है। अतः एक बार विधि के रूप में स्थापित हो जाने के बाद उसका उल्लंघन न तो नागरिक कर सकता है और न ही स्वयं विधि बनाने वाला। यही विधि की संकल्पना स्टेमलर ने दिया। दूसरा, विधि का विचार। विधि का विचार न्याय की मांग है, जो किसी देश काल में पूर्ण सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए किया जाता है। वे विधियां जो व्यक्ति एवं समाज में समरसता लाने में सक्षम है, वही उचित विधि है। ऐसी विधियों की अंतर्वस्तु सामाजिक आदर्श को स्थापित करने में सफल होती हैं। इसे ही परिवर्तनीय अंतर्वस्तु सहित प्राकृतिक विधि, नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे परिवर्तनीय अंतर्वस्तु क्या है। स्टेमलर का प्रमुख सिद्धांत है परिवर्तनीय अंतर्वस्तु, वेरिएबल कंटेंट। स्टेमलर ने वेरिएबल कंटेंट को यानी परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के 4 मूलभूत सिद्धांत बताए हैं, जिसमें 2 मूलभूत सिद्धांत हैं वो सम्मान से संबंधित हैं और 2 मूलभूत सिद्धांत हैं वो भागीदारी से संबंधित हैं। जो सम्मान से संबंधित सिद्धांत 2 हैं, उनमें पहला सिद्धांत है कि स्वेच्छा की अंतर्वस्तु निरंकुश इच्छा पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरा है विधिक मांग ऐसी हो बाध्य व्यक्ति उससे हमेशा बाध्य रहे, यानी विधिक मांग ऐसी हो कि जो बाध्य व्यक्ति है उससे हमेशा हमेशा के लिए बाध्य रहे। वहीं यदि भागीदारी के सिद्धांत की बात की जाए तो ये भी 2 प्रकार के हैं। पहला है विधि के तहत बाध्य व्यक्ति जबरदस्ती समुदाय से बाहर नहीं किया जाए। दूसरा है विधिक शक्ति द्वारा प्रभावित व्यक्ति को केवल उस सीमा तक समुदाय से बाहर किया जाए कि वह उसका भाग बना रहे। स्टेमलर ने प्राकृतिक विधि की व्याख्या में कांट के विचारों में 2 सुधार किया है। पहला, उसने व्यक्ति की जगह समुदाय को विशेष महत्व दिया। दूसरा, प्राकृतिक विधि में सकारात्मक अंतर्वस्तु को शामिल किया। इस तरह स्टेमलर के प्राकृतिक विधि को परिवर्तनीय अंतर्वस्तु वाली प्राकृतिक विधि कहा जाता है। स्टेमलर विधि के विश्वमान्य परिभाषाओं के हिमायती थे। जैसा कि वो खुद ही कहते हैं कि विधि ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा सबके लिए समान रूप से बाध्यकारी हो। अब हम ये देखेंगे कि नेचुरल लॉ का यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा का भारत में एप्लीकेशन क्या है, इसकी क्या भूमिका है भारत में, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का चिंतन प्रायः समस्त विचारकों ने किया है, लेकिन उनके विचारों में समानता नहीं है, क्योंकि यह समय और स्थान के आधार पर विकसित हुआ है। इसलिए हम अगर अलग अलग देशों की बात करें तो हम देखेंगे कि अलग अलग देशों में इसकी क्या स्थिति है। इंग्लैंड की अगर बात करें तो इंग्लैंड में प्राकृतिक विधि एक सिद्धांत के रूप में विकसित नहीं हुई है और न ही इसके सिद्धांतों को यहाँ विधि में कोई स्थान प्राप्त है। फिर भी इंग्लैंड की विधि में अनुचित धन वृद्धि विधियों में विरोध होने पर विदेशी विधि लागू करना संविदाकल्प, न्याय, साम्या और शुद्ध अंतःकरण संबंधी सिद्धांत प्राकृतिक विधि सिद्धांत के ही परिणाम हैं, जो अन्य कई विधियों के निर्माण में योगदान करती हैं। यानी कि इंग्लैंड में भी प्राकृतिक विधि की कुछ संकल्पना है जो आज भी आधार रूप से काम कर रहे हैं। अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में प्राकृतिक विधि अपने चरम उन्नति पर रही है। किसी अन्य देश में प्राकृतिक विधि का उतना विकास नहीं हुआ जितना अमेरिका में हुआ। स्वतंत्रता की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर लॉक और रूसो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अमेरिका में विधि का निर्माण भी प्राकृतिक विधि की देखरेख में होता है। यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है कि वह जो विधियां प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बनाई जाएं, वह उसे शून्य घोषित कर सकता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे भारत में प्राकृतिक विधि की क्या स्थिति है। भारत में प्राकृतिक विधि चिंतन का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसे हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, प्राचीन काल में, ब्रिटिश काल में और आधुनिक काल में। अब प्राचीन काल की हम लोग चर्चा करें तो इस समय विधि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। विधि को अधिराजो राजनम अर्थात राजाओं का राजा एवं छत्रस्य छत्रम की भी संज्ञा दी गई है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है
धर्मे तिष्ठन्ति भूतानि धर्मे राजानि तिष्ठति तम राजा साधु यह शांति स राजा पृथ्वीपति। अर्थात सभी प्राणी विधि पर आधारित हैं और विधि राजा के ऊपर स्थित है। विधि का पालन एवं विधि के अनुसार शासन करने वाला राजा दीर्घ काल तक शासन करता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि विधि की उत्पत्ति सभी प्राणियों के कल्याण के लिए मानी गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण है, राजा की भलाई प्रजा की भलाई में है। इस समय विधि का पालन स्वयं सुख और समृद्धि पाने हेतु किया जाता था। जैसा कि कहा गया है, धर्मेण रक्षति रक्षितः। अनुशासन पर्व में भ्रष्ट राजाओं को मार देने की बात भी कही गई है। अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो भारतीय विधियों में न्याय सुनिश्चित करने हेतु अंग्रेजी प्राकृतिक विधि में न्याय साम्य शुद्ध अंतःकरण को भारत में अपनाया गया। इसने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम एवं संविदा विधि की संकल्पना प्रदान किया, जो प्राकृतिक विधि पर ही आधारित है। आधुनिक समय की बात करें तो भारत में विधि के सिद्धांत सामान्यतः इंग्लैंड से ही लिए गए हैं, जिनमें प्राकृतिक विधि के आधार पर कई विधियां बनाई गई हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक विधि संबंधी कई सिद्धांत हैं, जैसे प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 311 में दिया है, जिसके अनुसार किसी असैनिक सेवा के सदस्य को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर न प्रदान कर दिया जाए। A.K. कृपक बनाम भारत संघ के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के नियमों का लक्ष्य न्याय को सुनिश्चित करना है या न्याय की हत्या को रोकना है। अनुच्छेद 19(2) से अनुच्छेद 19(6) तक में युक्तियुक्त निर्बंधन की बात की गई है। साथ ही अनुच्छेद 21 में विधि विहित प्रक्रिया प्राकृतिक विधि की ही देन है। ये मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में कहा गया कि विधि विहित प्रक्रिया युक्तियुक्तता, निरंकुशता और उचितता की अपेक्षा करती है। अगर देखा जाए तो मानव की गरिमा, अस्पृश्यता का उन्मूलन, बेगार और मानव देह व्यापार का निषेध, 14 वर्ष से कम के बच्चों का हानिप्रद कारखाने में नियोजन का निषेध प्राकृतिक विधि द्वारा ही उद्भूत हुआ है, यानी पैदा हुआ है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के बाद में न्यायालय ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह बंधुआ मजदूरों का पता लगाए एवं पुनर्वास की व्यवस्था करे। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा वालू इंगोले के बाद में न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 17 का उद्देश्य पारंपरिक अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना है, जिनका कोई विधिक महत्व नहीं रह गया है। अरस्तु एवं जॉन रॉल्स ने विवरणात्मक एवं प्रतीकात्मक न्याय की बात की है, जिसके तहत भारत में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 46 के द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई है, जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के केस में 50% निश्चित की गई है। उच्चतम न्यायालय ने साम्य के आधार पर वचनात्मक विबंध का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य के बाद में न्यायालय ने कहा कि राज्य वचन दिए गए सभी अधिकारों और लाभों को पूरा करने हेतु बाध्य है। यही नहीं, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम उत्तर प्रदेश के वाद में न्यायालय ने कहा कि वचनात्मक विबंध का सिद्धांत विबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। भारत संघ बनाम एंग्लो अफगान एजेंसीज लिमिटेड के बाद में न्यायालय ने कहा कि सरकारी योजना का संवैधानिक बल न होने पर भी अधिकारी द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने का दायित्व माना गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक विधि विचारधारा को भारत में अक्षरशः लागू किया गया है और उसे भारत की विधियों में उसे पूर्णतः समाहित किया गया है और समाहित माना जाना चाहिए।